फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम अधिकार की जो सीरीज़ पिछली सीरीज़ पढ़ी थी हमने फर्स्ट पार्ट का, अब इसी का सेकंड पार्ट हम पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था थॉमस पेन और एडमंड बर्ग के बीच विवाद, और अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत की बात हम आज कर रहे हैं। तो इस वाली सीरीज़ में हमको पढ़ना है अधिकारों का आदर्शवादी या नैतिक सिद्धांत, आइडियलिस्टिक एथिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इसके समर्थक कौन कौन से विचारक हैं, इसको मानने वाले कौन कौन से विचारक हैं। तो ग्रीन और कांट जो हैं इस सिद्धांत को मानते हैं। ठीक है, तो ग्रीन का एक फेमस स्टेटमेंट है। ग्रीन कहते हैं कि मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। कई बार आप लोगों के बीच में ये डिबेट उठता है कि ये क्वेश्चन बार्कर का है या ग्रीन का है। तो मैं आपको बता दूं, ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट जो है, ये ग्रीन का है। और ग्रीन के इसी स्टेटमेंट को बार्कर ने थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया है, आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लेना। अगला पॉइंट है हमारा, अधिकार मानव के आंतरिक विकास की बाह्य दशाएं हैं, ऐसा ग्रीन का मानना है। ग्रीन का स्टेटमेंट है ये। ग्रीन की जो बुक है, ग्रीन की पुस्तकें हैं, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, टी.एच. ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन। अब ग्रीन ने अधिकारों को नैतिक दृष्टिकोण से देखा, क्योंकि यह व्यक्तित्व या आत्मा में अंतर्निहित है, ऐसा ग्रीन का मानना है। ग्रीन आदर्शवादी विचारक हैं, तो जितने भी आदर्शवादी विचारक हैं वो बेसिकली नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता को प्रमोट करने की बात करते हैं। ग्रीन के दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, इसीलिए अधिकार समाज द्वारा प्रदत्त होते हैं। समाज से पृथक या अलग रूप में अधिकारों की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। सीधी सी बात है, ग्रीन कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो समाज में रहता है और समाज का ही अंग है। इसीलिए व्यक्ति को जो भी अधिकार मिलेंगे वो समाज के द्वारा मिलेंगे। समाज से अलग रह के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होगा, और ना ही व्यक्ति को कोई भी अधिकार मिलने वाला है समाज से बाहर। व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य उसके नैतिक व्यक्तित्व का विकास है, वह इसके लिए राज्य द्वारा आवश्यक परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। तो ग्रीन कह रहे हैं कि यहाँ पे व्यक्ति के जीवन का जो मूल उद्देश्य है, व्यक्ति जो अपने जीवन में हासिल करना चाहता है, जो अचीवमेंट लाना चाहता है, वो अचीवमेंट उसका है कि उसका नैतिक व्यक्तित्व हो। ठीक है, जो उसका एथिकल मोरल है वो उसका डेवलपमेंट करना चाह रहा है। ठीक है, इसके लिए राज्य के द्वारा कुछ परिस्थितियां उत्पन्न कराई जाती हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास कर पाता है। ग्रीन के लिए राज्य क्या है, आवश्यक अच्छाई है। ग्रीन पहली बात तो ये बता रहे हैं कि राज्य एक तो पहली बात आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ परिस्थितियां उत्पन्न करा रहा है, इसलिए यह आवश्यक है। अच्छाई क्यों है? क्योंकि राज्य जो है उन अधिकारों को मान्यता देता है जिनका व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से संबंधित मुद्दे हैं। ठीक है, यानी राज्य क्या कर रहा है, राज्य जो है अच्छाई इसीलिए है क्योंकि यह समाज के लिए, व्यक्ति के लिए क्या कर रहा है, एक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करा रहा है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास प्रॉपर तरीके से या उचित तरीके से कर सके। फिर आगे ग्रीन का एक फेमस स्टेटमेंट है। ग्रीन कहता है शक्ति नहीं, ठीक है, शक्ति नहीं बल्कि इच्छा ही क्या है, राज्य का आधार है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको याद करने हैं। फिर ग्रीन ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना को अस्वीकृत कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ग्रीन कहते हैं कि एक तो आदर्शवादी विचारक हैं, आदर्शवादी विचारकों ने बोला कि राज्य के बिना अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। तो ये कह रहे हैं कि समाज से पहले व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता, बल्कि समाज द्वारा ही अधिकार मिलते हैं, ऐसा आदर्शवादियों का मानना है। तो आदर्शवादी विचारक कह रहे हैं कि राज्य क्या करता है, राज्य ही व्यक्ति को अधिकार देता है, राज्य ही व्यक्ति को नैतिक परिस्थितियां उत्पन्न कराता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास कर पाता है। अगर राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति को अधिकार कभी नहीं मिल सकते। ठीक है, तो इसीलिए जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की बात थी कि राज्य से पहले व्यक्ति को कुछ अधिकार मिलते हैं जिनमें जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्रमुखता से बताया गया है। तो ऐसा लॉक का मानना था।
तो लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना जो है वो ग्रीन ने की है। ठीक है, तो ये आपको एक स्टेटमेंट आपका और तैयार हो गया कि ग्रीन ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना को अस्वीकार कर दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन बन के आता तो आप लोग कहते हो सर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हमें समझ नहीं आता। तो समझ इसीलिए नहीं आता क्योंकि आप इसको कॉमन तरीके से पढ़ के निकल जाते हो आगे। ठीक है, तो आपको कोई भी जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ाता जाऊँगा उन सब पॉइंट्स को आप प्रॉपर तरीके से एक नोट्स बनाते चलिए, अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलिए। तो इससे आपको फ़ायदा होगा कि आप जब लास्ट टाइम में रिवीजन करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर ये तो हो गया आदर्शवादी सिद्धांत। अब देखेंगे अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। अब यह सिद्धांत अधिकारों को आर्थिक व्यवस्था व उत्पादन संबंधों से जोड़ता है। जो अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत है ये कहता है व्यक्ति को अधिकार उन्हीं व्यक्तियों के पास है जिनको अर्थव्यवस्था में अच्छी स्थिति जिनको प्राप्त हुई है। यानी जो अर्थव्यवस्था में अग्रणी लोग हैं उन्हीं को जो है अधिकार मिले हुए हैं। मार्क्सवाद के अनुसार किसी भी राज्य में किसी भी युग में प्रचलित अधिकार जो हैं वो प्रभुत्वशाली वर्ग के ही अधिकार होते हैं, ऐसा मार्क्स का मानना है। क्यों ऐसा मार्क्स कह रहा है? क्योंकि मार्क्स कहता है कि जो पूंजीपति वर्ग होते हैं, जो प्रभुत्वशाली वर्ग होते हैं, वो जो है शोषण करने के लिए अधिकारों के रूप में अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्गों की संरचनाएं कर देते हैं, जिसमें जो दबे कुचले वर्ग होते हैं, जो जिनकी स्थिति दयनीय होती है समाज में, वो क्या करते हैं, वे प्रभुत्वशाली वर्ग की बातों को मानने के लिए बाध्य होते हैं और प्रभुत्वशाली वर्ग जो है वो हमेशा उन गरीबों का, उन मजदूरों का हमेशा शोषण करते रहते हैं। ठीक है, तो मार्क्स का बेसिकली मानना है कि अधिकार जो होते हैं वो हमेशा, चाहे युग कोई सा भी हो, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी युग हो, चाहे कोई सा भी एज हो, उसमें अधिकार जो होते हैं वो हमेशा प्रभुत्वशाली वर्ग के ही अधिकार होते हैं। गरीबों के अधिकार कुछ नहीं होते, मजदूरों को कोई अधिकार नहीं होता। अधिकार जो होते हैं वो पूंजीपति वर्ग को ही होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार और हर एक को अपने कार्य के अनुसार ऐसा वेतन मिलता है। ठीक है, ऐसा जो मार्क्स का मानना है कि मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था जहां पे होगी हर एक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार ही पैसा मिलेगा, हर एक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार ही वेतन मिलेगा और हर एक व्यक्ति को जो है उसके अपने कार्य के अनुसार पैसा मिलेगा। ठीक है, सही सही बात है। आज आप देखेंगे कि आपकी जितनी क्षमता है और आप जितना कार्य कर पा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वेतन मिलेगा। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है, आप कार्य ज़्यादा करते हैं तो आपको ज़्यादा वेतन मिलेगा। फिर मार्क्स के अगला जो स्टेटमेंट है, सर्वहारा के अधिनायक तंत्र यानी साम्यवाद के आरंभिक दौर। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सर्वहारा का जो अधिनायक तंत्र है वह साम्यवाद का अंतिम दौर है या प्रारंभिक दौर है? तो यह आरंभिक दौर यानी शुरुआत का दौर है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये सर्वहारा का अधिनायक तंत्र। इसमें क्या होता है, इसमें अधिकारों का सूत्र जो है हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार चलेगा और हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। यानी इसमें यह कहा गया है कि हर एक व्यक्ति से अपनी क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाएगा। ठीक है, और हर एक को अब जितनी जरूरत होगी उसके अनुसार वेतन मिलेगा या अधिकारों की डिस्ट्रीब्यूशन होंगे उसके पास। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अब पूंजीवाद के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पूंजीवाद में क्या था, हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार और हर एक को उसकी कार्य के अनुसार मिलेगा। यहाँ पे हर एक को कार्य के अनुसार नहीं मिल रहा, बल्कि हर व्यक्ति को जितनी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से उसको पैसे और वेतन जो भी होंगे वो सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, क्षमता के अनुसार यहाँ तो कार्य कर रहा है, लेकिन प्राप्त कैसे कर रहा है, अपनी आवश्यकता के अनुसार। क्लियर? अब देखिए समुदायवादियों के अनुसार अधिकार क्या होते हैं। समुदायवादी विचारक जो हैं वो कह रहे हैं कि अधिकार क्या होते हैं। इसके प्रमुख समर्थकों में माइकल वॉल्जर का नाम आता है। ठीक है, अब जब आप कॉलेज में होंगे या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी आपको माइकल वॉल्जर मिलता है। अब सबसे बड़ी बच्चों की क्या कमी होती है, बच्चे कहते हैं कॉलेज में मैं जिनको पढ़ाता हूँ वो उनकी डिमांड ये होती है सर इस पर क्वेश्चन बना दो, है ना। तो मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन बनाने की क्या जरूरत है। जब आपको माइकल वॉल्जर की सरल समानता जटिल समानता पता है तो क्वेश्चन इसमें अलग से क्या बनाना है। पर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि नहीं सर क्वेश्चन बनेगा तभी हमें पता चलेगा हमारा जो हमने पढ़ा है वो आता है कि नहीं एग्जाम में। ठीक है,
तो समुदायवादियों के अनुसार अधिकार क्या होते हैं? तो प्रमुख समुदायवादी विचारक जो है वो माइकल वोल्जर हैं। इनकी बुक का नाम क्या है? स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, 1983 में लिखी गई पुस्तक है, ठीक है, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। कभी कभी ये बुक्स वगैरह ऐसी बुक्स जो है वो मैचिंग के लिए पूछता है, माइकल वोल्जर एक तरफ दे देगा, दूसरी तरफ मैचिंग के लिए। फिर अधिकारों के सार्वभौमिक सिद्धांत की खोज क्या है? एक भ्रमित खोज है, ऐसा समुदायवादियों का मानना है। अधिकारों का सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं हो सकता। देखिए समुदायवादी विचारक क्या बोल रहे हैं कि अधिकार जो हैं वो सार्वभौमिक नहीं हो सकते, है ना। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि समुदायवादी कह रहे हैं कि अधिकार जो होते हैं वो हर समुदाय के सिद्धांत के अनुसार अलग अलग होता है। सार्वभौमिकता का मतलब है कि एक अधिकार पूरे विश्व में लागू होगा, लेकिन समुदायवादी कहते हैं कि सार्वभौमिकता का सिद्धांत जो है एक भ्रमित खोज है। ठीक, क्यों खोज है ऐसा भ्रमित? क्योंकि सार्वभौमिक सिद्धांत जो है वो पूरे समुदाय के ऊपर एक जैसा लागू नहीं हो सकता, ऐसा समुदायवादी विचारकों का मानना है। माइकल वॉल्जर कहते हैं कि हर समुदाय के अपने अलग अलग अधिकार होते हैं, हर समुदाय के अपने अलग अलग सिद्धांत होते हैं। तो इस आधार पर जो सार्वभौमिक अधिकारों का सिद्धांत है यह क्या है? यह पूरे समाज में, पूरे विश्व में एक जैसा लागू नहीं हो सकता, क्योंकि हर समाज की, हर समुदाय की प्रकृति क्या होती है? अलग अलग होती है। आप देखेंगे कि जो अधिकार एशियाई मूल्य के हैं, है ना, कुछ अधिकार एशियाई मूल्य के अलग होते हैं पश्चिमी मूल्यों से। तो अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते ना जो पश्चिमी मूल्य हैं वही जो है वो पूरे विश्व में वही मूल्य लागू हों, तो ऐसा नहीं है। बल्कि हर समुदाय की अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, हर समुदाय के अकॉर्डिंग अधिकार का महत्व अलग अलग होता है। अब देखिए अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत, इसके समर्थक जो है डॉर्किन है। डॉर्किन की बुक, फेमस बुक जो है वो मैचिंग के लिए बहुत बार पूछी गई है नेट के एग्जाम में, टेकिंग राइट्स सीरियसली, 1977 में लिखी गई ये बुक। व्यक्तिगत अधिकार व्यक्तियों के पास राजनीतिक इक्के की तरह होते हैं, ऐसा समतावादी विचारक डॉर्किन का मानना है। ठीक है, डॉर्किन बेसिकली जो समता की बात करते हैं ये कहते हैं संसाधनों की समता की बात करते हैं। डॉर्किन ने जो बात की है वो संसाधनों की समता की बात की, ठीक है, संसाधनों की समानता की, संसाधनों की समानता। ठीक है, तो डॉर्किन ने जो बात की है संसाधनों की समानता की बात कर दी है इन्होंने, कि संसाधन सबको समान वितरित होनी चाहिए। फिर आगे देखेंगे अधिकारों का स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत क्या है। अब यही क्वेश्चन पूछता है कि अधिकारों का स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन इस बार 2023 के दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रॉबर्ट नॉजिक से आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने यही बताया था कि ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना, रॉल्स और नॉजिक को। तो आप लोगों ने शायद हल्के में ले लिया इस टॉपिक को, जिन्होंने हल्के में लिया उनको क्या करना है, दोबारा से सारी वीडियोस को फिर से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। जो जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, जो जो मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताया कि स्पेशली फोकस करना है इन टॉपिक्स पे, इन यूनिट्स पे, तो आपको वहाँ करना चाहिए था। ठीक है, स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत क्या कहता है? इसके समर्थकों में सबसे फेमस जो थिंकर है वो है रॉबर्ट नॉजिक। नॉजिक कहते हैं कि संपत्ति का अधिकार असीम व सर्वप्रमुख मानव अधिकार है। नॉजिक का जो उद्देश्य रहा, कह रहे हैं संपत्ति पर इन्होंने ज्यादा बल दिया और कह रहे हैं कि संपत्ति का अधिकार क्या है? व्यक्ति का सर्वप्रमुख अधिकार है और यह असीमित है, कितना भी व्यक्ति संपत्ति को अर्जित हासिल कर सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, प्रतिबंध तभी लागू होगा जब यह संपत्ति जो है वो गलत तरीके से अर्जित की गई हो। ठीक है, फिर अगला आत्मस्वामित्व का प्राकृतिक अधिकार, व्यक्ति के अधिकार ही नैतिकता का एकमात्र आधार है। जब तक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता प्रत्येक कार्य नैतिक दृष्टि से उचित होते हैं, ऐसा रॉबर्ट नॉजिक का मानना है। ठीक है, हालांकि जब हम नॉजिक पढ़ेंगे तो नॉजिक में भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिटेल में पढ़ेंगे नॉजिक को, लेकिन यहाँ पे जब हम अधिकारों का स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो नॉजिक को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नॉजिक कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को क्या है, आत्मस्वामित्व का अधिकार है, यानी हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती है, अपनी क्षमता से कुछ भी वो अर्जित कर सकता है, कितनी भी संपत्ति कमा सकता है, और व्यक्ति तब तक स्वतंत्र है जब तक दूसरे के अधिकारों पर वो इंटरफेयर नहीं कर रहा है।
अब देखिए मानवाधिकार क्या होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, जबकि ये शॉर्ट नहीं है। आप किसी भी कोचिंग की, किसी भी पेड कोचिंग कोर्स का आप नोट्स देख लीजिए, इससे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, और इसके बाहर एग्ज़ाम में पूछता भी नहीं, ठीक है। जितना मैंने दिया है इतना और किसी कोचिंग के कंटेंट में आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जो मैंने ये कंटेंट बनाया हुआ है 10 से 12 बुक का रेफरेंस लिया है, उसके आधार पर मैंने इस कंटेंट को प्रिपेयर किया है, और नेट के एग्ज़ाम का पैटर्न को देखते हुए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ों को इसमें समराइज़ किया है। अब मानवाधिकार क्या होते हैं? मानवाधिकार, मानव होने के नाते मानव को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम मानवाधिकार कहते हैं, जिसका मूल आधार प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा से है, ठीक है। अगर आपकी गरिमा का कोई ठेस पहुंचा रहा है, आपकी गरिमा का कोई अपमान कर रहा है, ठीक है, आपकी डिग्निटी का कोई अपमान कर रहा है, तो आपको क्या है, तो इसका मतलब है आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तो मानव होने के नाते जो अधिकार आपको प्राप्त होते हैं उन्हीं अधिकारों को हम मानवाधिकार कहते हैं। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की घोषणा पत्र में, डिक्लेरेशन में इसके क्या किया गया है, इसके माध्यम से 10 दिसंबर 1948 को विश्व स्तर पर यानी वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा को स्वीकृति दी गई है। फिर लॉक जैसे विचारक ने प्राकृतिक अधिकार की संकल्पना प्रस्तुत की, तो यह मूलतः मानवाधिकारों का ही स्वरूप था। मैंने पहले बताया, इसके पहले पार्ट में मैंने अच्छे समझा दिया है कि मानवाधिकार जो है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, उसकी सामाजिक और आर्थिक परिषद के द्वारा जो डिक्लेरेशन किया गया, और वह मानवाधिकार क्या है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही है। क्योंकि मानवाधिकार का आशय क्या है, व्यक्ति के उन नैतिक अधिकारों से है जो उसे व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होते हैं। तो लॉक ने भी ये बताया, व्यक्ति को कुछ जन्म से अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो इन तीनों अधिकारों को लॉक ने कहाँ शामिल किया है, तो इन तीनों अधिकारों को लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में शामिल किया है, ठीक है। अब देखिए मानवाधिकार हमने देख लिया, मानवाधिकार कब लाया गया, 10 दिसंबर 1948 को सामाजिक और आर्थिक परिषद के द्वारा। फिर मानवाधिकारों संबंधित कुछ विचारकों के विवाद हैं, कुछ वैचारिक विवाद हैं, कुछ आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स हैं, है ना। तो इसको लेकर के देखते हैं क्या क्या विवाद फैले हुए हैं। जैसे मानवाधिकारों को लेकर के एशियाई मूल्य की बात होती है कि एशियाई मूल्य को मानने वाले लोग कहते हैं साहब एशिया के मूल्य अलग हैं और पश्चिमी देशों के मूल्य अलग हैं, तो हम कैसे मान लें कि पूरे विश्व के लिए एक ही मानवाधिकार हो सकता है, नहीं, ठीक है। फिर बहुसंस्कृतिवादियों के लिए क्या है, बहुसंस्कृतिवादियों ने इसका मानवाधिकारों का विरोध किया है। इन्होंने बोला कि हर संस्कृति के अपने अपने अलग अलग अधिकार होते हैं, ठीक है, तो मानवाधिकार तो एक ही जैसा पूरे विश्व के लागू होगा, नहीं, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुसंस्कृतिवाद कहता है हर संस्कृति का, हर समुदाय का, अपने हर समाज का क्या होता है, अलग अलग अधिकार होते हैं। फिर नारीवादियों ने बोला कि मानवाधिकार जो है वो महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बात नहीं करता, यह केवल पुरुषों के द्वारा बनाई गई संस्था है, पुरुषों के द्वारा ऐसे अधिकारों की कल्पना की गई है, इसमें महिलाओं का कोई योगदान नहीं। तो महिलाओं ने अपना जो है वो मानवाधिकारों को लेकर अलग डिमांड उठाई। दूसरी तरफ महिला जो नारीवादी थिंकर्स हैं, जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं, वो कह रही हैं कि एक तरफ जो है जैसे कि आप मान लीजिए फेमिनिस्ट थिंकर जो है वो कह रही हैं कि जो एशिया और अफ्रीका की महिलाएं हैं, ठीक है, जो एशिया और अफ्रीका की महिलाएं हैं उनके अधिकार अलग हैं। दूसरी तरफ जो यूरोप की महिलाएं हैं उनके अधिकार अलग हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महिलाओं के अधिकारों में भी महिला के बीच में क्या हो गया है, फेमिनिस्ट थिंकर्स के बीच में विवाद है। अब यहाँ से बहुत, जब हम फेमिनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम डिटेल करेंगे, क्योंकि कुछ फेमिनिस्ट थिंकर ये बोलती हैं कि एशिया और अफ्रीका की महिलाएं जो हैं, जो काली महिलाएं, अश्वेत महिलाएं हैं, उनको वो अधिकार नहीं मिल रहा है जो यूरोप की महिलाओं को मिला हुआ है, ठीक है। फिर समुदायवादी विचारक, जिसमें माइकल वॉल्जर को हमने पढ़ा था, माइकल वॉल्जर हैं, मैकेंटायर हैं, चार्ल्स टेलर हैं, है ना, ये सारे थिंकर्स हैं, इनको हमने क्या किया था। अब जब हम थिंकर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों को पढ़ेंगे, तो जब हम समुदायवाद का टॉपिक हमारा आएगा तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो समुदायवादियों ने भी क्या किया, मानवाधिकारों के सिद्धांत की आलोचना की, क्योंकि इन्होंने बोला, समुदायवादियों ने, कि हर समुदाय का अपना अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग अपने समुदाय के
अधिकार होते हैं। तो विश्व में एक जैसा अधिकार नहीं हो सकता। अब देखते हैं एशियाई मूल्य क्या है। मानवाधिकारों के ऊपर जो डिबेट चल रही है एशियाई मूल्य को लेकर के, एशियाई मूल्य क्या है देखिए। महातिर मोहम्मद के अनुसार एशियाई मूल्य पाश्चात्य मूल्य से अलग है। एशियाई मूल्य का आशय समाज को प्राथमिकता और परिवार को महत्व देना है। ठीक है, आप देखेंगे एशिया में जैसे हम लोग अपने परिवार में रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने परिवार को, अपने दादा को, अपनी दादी को, अपने माँ बाप को क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, जबकि पश्चिमी कंट्रीज़ में क्या होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में इतना महत्व परिवार को नहीं दिया जाता। तो हम कैसे ये मान लें कि जो मानवाधिकार है या जो एक सार्वभौमिक डिक्लेरेशन हुआ है वो पूरे विश्व के लिए एक जैसा होगा। तो इस पर डिबेट हुई। तो एशियाई मूल्य को मानने वाले लोगों ने क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि जो मानवाधिकार है, ये जो मानवाधिकार की जो घोषणा हुई है ये क्या है, ये एशियाई मूल्य से अलग है। ठीक है, एशियाई मूल्य जो है वो समाज में अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने जो समुदाय में रह रहे हैं उनको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ देखें तो अफ्रीकन कंट्रीज, सॉरी, वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो यूरोप की कंट्रीज हैं उनमें इतना समाज का महत्व नहीं होता, परिवार का महत्व नहीं होता। फिर आगे देखिए, मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद की आलोचना इसलिए भी की गई कि वे एशियाई मूल्य की आड़ में गैर लोकतांत्रिक शासन को वैधता प्रदान कर रहे थे। देखिए, एशियाई मूल्यों को लेकर महातिर मोहम्मद ने जो बात कह दी, फिर उनकी इस बात की भी आलोचना होना शुरू हो गया कि महातिर मोहम्मद जो चाह रहे हैं कि वे एशियाई मूल्यों को आगे रख के इसके पीछे अपने जो है सैनिक शासन को वैधता प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एशिया के मूल्य अलग हैं और पश्चिमी सभ्यताओं के मूल्य अलग हैं। ठीक है, आप देखेंगे इंडिया के जो मूल्य हैं, जो भारत के वैल्यूज हैं, वो भारत की जो संस्कृति रही है, जो समाज रहा है भारत का, वो जो है वे योग परंपराओं है ना, इन सब पे आधारित रहा है। जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनमें मॉडर्निटी ज़्यादा दिखाई देती है, उनमें परिवार का महत्व कम होता है, उनमें समाज का महत्व कम होता है। वहाँ पे व्यक्ति को अणु की भांति देखा जाता है, हर व्यक्ति को स्वतंत्र माना गया है। जबकि भारतीय समाज में जो है हर व्यक्ति का महत्व परिवार में रह के ही माना गया है, समुदाय में रह के ही माना गया है। यदि वास्तविक रूप में देखा जाए तो एशियाई समाज स्पष्ट रूप में पश्चिमी समाजों से भिन्न है और मानवाधिकार को लागू करते समय इस भिन्नता को उपेक्षित नहीं किया सकता। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एशियाई समाज है वो पश्चिमी समाजों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि एशिया के समाज के मूल्य अलग है और पश्चिमी समाज के मूल्य अलग है। फिर एशियाई मूल्यों को लेकर के बहस हुई, डिबेट हुआ। क्या क्या डिबेट हुई देखिए। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पश्चिमी मूल्यों से प्रभावित है, पहली बात। ठीक है, क्योंकि ये जो यूएनओ बनाया गया ये पश्चिमी मूल्यों को ध्यान में रख के बनाया गया। दूसरी बात कह रहे हैं कि मानवाधिकारों के रूप में व्यक्तिवाद को समाज व समुदाय पर वरीयता दी गई है। ठीक है, यहाँ पे मानवाधिकार में क्या किया गया है, व्यक्तिवाद यानी व्यक्ति के महत्व को समाज और समुदाय से ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया है। दूसरी जो इसकी आलोचना की जाती है, तीसरी आलोचना इसलिए की जाती है कि अधिकारों को कर्तव्यों की तुलना में प्राथमिकता दी गई है या वरीयता दी गई है। अब आप देखेंगे हमारे समाज में जो भारतीय समाज है, जो एशिया के समाज है, ठीक है, यहाँ पे अधिकारों का उतना महत्व नहीं जितना कि कर्तव्यों का है। ठीक है, लेकिन पश्चिमी समाजों में क्या होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, अधिकारों को ज़्यादा महत्व दिया गया है बल्कि कर्तव्यों को कम महत्व दिया गया है। ठीक है, तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक व आर्थिक की बजाय नागरिक व राजनीतिक अधिकारों को वरीयता दी गई है। अब एशियाई मूल्य के लोग जो हैं, एशियाई मूल्य के समर्थक जो विचारक हैं, वे कह रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक की बजाय, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक की बजाय नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर ज़्यादा फोकस किया गया है। किसमें, जो यूएनओ की सार्वभौमिक घोषणा है, ठीक है, जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है उसमें जो है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर ज़्यादा बल दिया गया है बजाय सामाजिक और आर्थिक हित के। फिर अफ्रीकी देशों के द्वारा वर्ष 1981 में मानवाधिकारों के लिए एक घोषणा पत्र, बंजुल चार्टर, इंपॉर्टेंट, ठीक है, बंजुल चार्टर जारी किया गया। इस मानवाधिकार के संदर्भ में सार्वभौमिकता बनाम सापेक्षवाद को लेकर के प्रश्न उत्पन्न हुआ। अब इस जो 1981 में 1981 में मानवाधिकारों को लेकर के जो अफ्रीकी देशों के द्वारा एक घोषणा पत्र बंजुल चार्टर में जारी किया गया, उसमें क्या बात कही गई, उसमें यह डिबेट हुआ कि सार्वभौमिक अधिकार होते हैं या
अलग अलग समुदाय के अधिकार होते हैं। ठीक है, इस पर लेकर क्या हुआ, एक विवाद खड़ा हुआ, एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। फिर आगे चल क्या होता है, 1980 के दशक में अफ्रीकी महाद्वीप के लोगों ने बंजुल चार्टर को स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप में प्रतिपादित किया कि अफ्रीकियों की मानवाधिकार गैर अफ्रीकियों के मानवाधिकार से अलग हैं। ठीक है, क्योंकि अफ्रीका की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति क्या है, विशिष्ट है। तो सीधी सी बात, इन्होंने यानी अफ्रीका के लोगों ने क्या कर दिया, मानवाधिकारों की घोषणा पत्र को स्वीकार करने की बजाय उन्होंने किस पर बल दिया, बंजुल चार्टर पर बल दिया ज़्यादा। ठीक है, बंजुल चार्टर पर बल दिया और उन्होंने अफ्रीका के लोगों ने ये बोला कि अफ्रीके के लोगों को मानवाधिकार जो हैं, जो अफ्रीकन के मानवाधिकार हैं, वे जो गैर अफ्रीकन हैं उनके मानवाधिकारों से बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि अफ्रीका की कल्चर, अफ्रीका की जो सामाजिक सिचुएशन है, जो सोशल सिचुएशंस हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, अगर सैद्धांतिक रूप में देखा जाए तो मानवाधिकार सार्वभौमिक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है, लेकिन इसका व्यवहारिक प्रयोग करते समय सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषता का भी ध्यान रखना होगा। तो ये जाके हमारा क्या होता है, एशियाई मूल्यों की बहस यहाँ पे समाप्त होती है। यानी इसमें ये बता दिया कि इन्होंने, अगर थियोरेटिकल रूप में देखें, अगर सैद्धांतिक रूप में देखा जाए तो मानवाधिकार क्या है, सार्वभौमिक है, क्योंकि हर व्यक्ति की गरिमा क्या होती है, समान होती है, इसीलिए क्या है, ये सार्वभौमिक है। लेकिन अगर समुदाय के विशेष के आधार पर देखा जाए तो इसका महत्व क्या है, व्यवहारिक रूप में अलग अलग होता है, क्योंकि हर समाज की, हर संस्कृति की अलग अलग विशेषता होती है। तो हर संस्कृति और समाज की विशेषता को ध्यान में रखकर ही मानवाधिकारों को लागू करना चाहिए। अब हम देखते हैं बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है यहां से। देखिए, इसमें वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अल्पसंख्यकों के अधिकारों के घोषणा पत्र के आर्टिकल 2 में कहा गया है कि राष्ट्रीय या नृजातीय या धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति की रक्षा करने, धर्म को मानने व आचरण करने तथा निजी सार्वजनिक जीवन में अपनी भाषा के प्रयोग का अधिकार है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, है ना, इतना बड़ा पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि यूएनओ के चार्टर में अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार जो दिया गया है वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 2 में दिया गया है। आर्टिकल 2 में यह कहा गया है, यूएनओ के आर्टिकल 2 में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय और निर्जातीय जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी संस्कृति की रक्षा करना, अपने धर्म को मानने, उनको आचरण करने और उनके जो प्राइवेट और पब्लिक लाइफ है इनमें वे क्या कर सकते हैं, इनमें अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का, अपने समूहों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 2 क्या कहता है, यूएनओ का आर्टिकल 2 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जितने भी समुदाय होंगे, चाहे धार्मिक हो, चाहे निजातीय हो, चाहे राष्ट्रीय हो, है ना, उन सबको अपनी संस्कृति की सुरक्षा करने का अधिकार है, अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है, अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है और अपनी भाषा और शैली का प्रयोग वे कर सकते हैं। ठीक है, फिर अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार में, अल्पसंख्यकों के इसी सांस्कृतिक अधिकार को बहुसंस्कृतिवाद कहा जाता है। ठीक है, कुछ देखिए इसमें थोड़े से टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। टाइपिंग मिस्टेक होने का वजह यह है कि मैं ही सारी टाइपिंग करता हूँ, मैं ही इस वीडियो को बनाता हूँ, मैं ही, एक्चुअली में मुझे एडिटिंग वगैरह भी इतनी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जब ये पीपीटी आपको प्रोवाइड करूँ तो इन सब कमियों को, छोटी छोटी जो कमियाँ रह गई इसमें, उनको मैं क्लियर करके दूँ आपको। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों के इसी सांस्कृतिक अधिकार को क्या कहा जाता है, बहुसंस्कृतिवाद कहा जाता है। अल्पसंख्यक या समूह के अधिकार में समर्थकों या अल्पसंख्यक समूह के अधिकार के समर्थकों ने क्या माना, मानवाधिकारों को सापेक्षिक माना। ठीक है, अभी क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है ये मानवाधिकारों को कैसा मानता है, सापेक्ष मानता है या निरपेक्ष मानता है। अब यहां से क्वेश्चन उठा देगा तो आप क्या करोगे, गलती कर जाते हो, पक्का मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अल्पसंख्यक समुदाय क्या करता है, अल्पसंख्यक समुदाय जो है मानवाधिकारों को क्या मानता है, सापेक्ष मानता है। सापेक्ष मानने का मतलब है कि अलग अलग अल्पसंख्यक समूहों में अलग अलग अधिकार होते हैं। ठीक है,
अधिकार कोई सार्वभौमिक नहीं होते, अधिकार निरपेक्ष नहीं होते, अधिकार बल्कि समुदाय के आधार पर अलग होंगे, संस्कृति के आधार पर अलग होंगे, है ना। तो समूहों के अधिकार आधार पर भी अधिकार अलग अलग होंगे। तो अल्पसंख्यकों का मानना है कि जो मानवाधिकार होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सापेक्षिक होते हैं, ठीक है, निरपेक्ष नहीं होते कभी भी। ध्यान रखना कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो हैं, चाहे वो समुदायवादी विचारक हों, इन सभी का मानना है कि अधिकार क्या होते हैं, सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते। इतना ध्यान रखना आपको। फिर बहुसंस्कृतिवादी सार्वभौमिक अधिकारों की बजाय विभेद के समर्थक हैं, ठीक है। वही बात ऊपर वाली कह रहे हैं कि बहुसंस्कृतिवादी जो है वो अधिकारों को सापेक्ष नहीं मानते, निरपेक्ष नहीं मानते, ठीक है। बहुसंस्कृतिवादी जो है अधिकारों को निरपेक्ष नहीं मानते, बल्कि क्या मानते हैं, वो विभेद करते हैं इसमें। इसको कहते हैं कि अधिकार जो है वो सापेक्ष होते हैं, वे समुदाय के, संस्कृति के अलग अलग, जैसे समाज में वो संस्कृतियां होंगी, जैसे समाज में अलग अलग समुदाय होंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या होंगे, अलग अलग अधिकार भी होंगे। अधिकार जो है वो सार्वभौमिक नहीं हो सकते। फिर बहुसंस्कृतिवाद जो है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का विरोधी है, ठीक है। क्यों विरोधी है, क्योंकि बहुसंस्कृतिवाद कह रहा है कि अलग अलग संस्कृतियां होती हैं समाज में, तो अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग अधिकार होते हैं। जब अलग अलग अधिकार होंगे तो इसका मतलब है कि अधिकार क्या है, सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। निरपेक्ष का मतलब होता है कि जो एक अधिकार बन गया वो पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व समुदाय ने उसको मान्यता दे दी गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर बहुसंस्कृतिवाद का लक्ष्य क्या है, अप्रवासियों, अल्पसंख्यकों, स्वदेशी, समाज हास्यकरण वाले समुदाय को संरक्षण देना है। तो ये अगर टिक ऑप्शन में क्वेश्चन आए कि बहुसंस्कृतिवाद के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं, तो आपको इन सब कथनों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बहुसंस्कृतिवाद क्या कर, इसका लक्ष्य क्या है, जो अप्रवासी हैं, ठीक है, जो दूसरे देश में जाके बसे हुए लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो स्वदेशी हैं, जो स्वदेशी मतलब जो अपने देश में रह के ही उनकी स्थिति क्या है, हाशिए पर आ गई है, यानी वे इतने कमजोर स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अब उनके धर्म, उनके संप्रदाय, उनका समुदाय क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो बहुसंस्कृतिवाद इन सब लोगों की क्या करता है, इन सब को संरक्षण देने की वकालत करता है। फिर अगला पॉइंट है, बहुसंस्कृतिवाद को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो कनाडा देश है पहला। बहुसंस्कृतिवाद को अपनाने वाला पहला देश कनाडा है। अब देखिए बहुसंस्कृतिवाद में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं वो है बिल किमलिका, ठीक है। किमलिका ने बहुसंस्कृतिवादियों की मान्यता को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया है, ठीक है। किमलिका ने क्या किया है, बिल किमलिका ने बहुसंस्कृतिवादियों की मान्यता को निम्नलिखित रूपों में क्या किया है, व्यक्त किया है। इन्होंने ये बताया कि बहुसंस्कृतिवादी जो विचारक, जो बहुसंस्कृतिवाद को मानने वाले लोग हैं, उनकी क्या क्या मान्यताएं हैं, है ना। इसको बिल किमलिका ने स्पष्ट रूप में बताया हुआ है। पहला इन्होंने बताया कि समाज में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। अगर इनको विशेष अधिकार नहीं मिलेगा तो ये इनकी संस्कृति क्या होगी, बहुसंख्यकों के द्वारा समाप्त कर दी जाएगी और ये हाशिए पर आ जाएंगे और ये देश छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर दूसरा, अधिकार व्यक्तियों के नहीं अपितु समूहों के भी होते हैं। बिल किमलिका कह रहे हैं कि अधिकार व्यक्तियों के तो होते हैं, ठीक है, लेकिन अधिकार जो है व्यक्तियों के साथ साथ क्या होते हैं, समूह के भी होने चाहिए, ठीक है। जितना अधिकार व्यक्तियों को मिल रहा है उतना ही अधिकार अलग अलग समूहों को मिलना चाहिए। अलग अलग समूहों को जब अधिकार मिलेगा तो वे समूह अपनी संस्कृतियों को, अपनी भाषा को, अपनी शिक्षा को, है ना, इन सब को संरक्षित कर सकते हैं। जब इन सब का संरक्षण हो जाएगा तो उनकी समाज में स्थिति अच्छी हो जाएगी। फिर अगला बिल किमलिका बताते हैं, अगला पॉइंट, अल्पसंख्यकों की संस्कृति का सम्मान होना चाहिए तथा उनकी विशिष्टता को क्या किया जाना चाहिए, संरक्षित किया जाना चाहिए। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनकी संस्कृति का सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों को समाप्त कर दे, है ना। जैसे पाकिस्तान में देखेंगे कि मुस्लिम बहुसंख्यक है वहाँ पे, तो जो वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक थे उनको क्या कर दिया गया, या तो उनको भगा दिया गया वहाँ से, या तो उनको जबरन मुस्लिम बना दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अधिकार तो होते हैं, लेकिन हर समुदाय, हर संस्कृतियों के भी अपने अधिकारों की बात होनी चाहिए, ऐसा बिल किमलिका कह रहे हैं। फिर उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार की संकल्पना क्या है,
बहुमत समाज द्वारा निर्धारित होती है। बिल किमली का कह रहे हैं कि जो उदारवादी समाज है आज का, ठीक है, उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, इसमें क्या होता है, अधिकारों को कौन तय करता है? अधिकारों को बिल किमली का कह रहे हैं कि अधिकारों को वही तय करता है जिसका समाज में बहुमत होता है, यानी जिसकी समाज में संख्या ज़्यादा है। जैसे भारतीय समाज में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो अधिकार क्या होंगे भारतीय समाज में, यह हिंदू तय करेंगे, ठीक है। क्या अगर अच्छा ऐसा है तो फिर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो फिर हिंदू यह भी कह सकते हैं कि हिंदू जो कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भारत को क्या होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो अल्पसंख्यक समूह के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक वाले व्यक्ति हैं, है ना, तो उनको इसका मतलब है कि वो उनको भी मजबूरन में क्या बनना पड़ेगा, या तो हिंदू संस्कृति को स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा बिल किमली का कह रहे हैं कि हर समुदाय को अधिकार मिलना चाहिए, हर संस्कृति को अधिकार मिलना चाहिए, है ना। लेकिन हो क्या रहा है कि उदारवादी जो समाज है आज का, इसमें अधिकारों को जो तय करता है वो बहुमत समाज कर रहा है, ठीक है। कि समाज में अधिकार क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ये कौन तय कर रहा है, बहुमत वर्ग के लोग तय कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे आगे, वर्तमान समय में बहुसंस्कृतिवाद के समर्थकों के लिए विविधता में सम्मान बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, बहुसंस्कृतिवाद है। बहुसंस्कृतिवाद क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में बहुसंस्कृतिवाद के समर्थकों ने क्या बोला है कि अगर विविधता में सम्मान अपना बनाए रखने से, भारत क्या है, एक विविधता वाला देश है, तो इसमें क्या है, हर संस्कृति को अधिकार है, हर समुदाय को अधिकार है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक है, ठीक है। तो ऐसे समाजों में क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बहुसंस्कृतिवाद है। बहुसंस्कृतिवाद में होता क्या है कि जितने भी संस्कृतियां होती हैं समाज में, हर संस्कृतियों को समान अधिकार मिलता है, ठीक है। भारत जैसे विषम समाजों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉप लाइन आपको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो बहुसंस्कृतिवाद क्या है, बहुसंस्कृतिवाद जो है वो भारतीय समाजों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि भारतीय समाज में क्या है, विषमताएं हैं, कहीं पे अल्पसंख्यक है, कहीं पे बहुसंख्यक है, कहीं पे अलग अलग जनजातियां पाई जा रही हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे क्या है, भारतीय समाज जो है बहुत तरीके विषमता से भरा हुआ समाज है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। हमारा जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 29 और 30, ठीक है, क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों की संस्कृतियों के संरक्षण के विषय में बात करता है। अब देखिए समकालीन समय में बहुसंस्कृतिवाद को पश्चिम में अधिक मान्यता दी गई है, ठीक है। वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि बहुसंस्कृतिवाद को पश्चिमी देशों में अधिक मान्यता दी गई है, क्योंकि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप प्रवासन की बढ़ती दर के कारण जातीय विविधता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए आपको कि जो वर्तमान समय है, जो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनमें बहुसंस्कृतिवाद को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वैश्वीकरण अब आ चुका है, है ना। वैश्वीकरण के आने के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि एक देश के लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, दूसरे देश में बस रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हर देश के लोग संस्कृतियों, दूसरे देशों की संस्कृति को, दूसरे देशों के समुदायों को, उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, उनकी संस्कृतियों के महत्व को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ रहा है। बहुसांस्कृतिकता का लक्ष्य क्या है, अप्रवासियों को, अल्पसंख्यकों को, स्वदेशी लोगों को या जनजातीय समाज में जो हाशिए पर जो रह रहे हैं जो समुदाय, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको संरक्षण देना है, ठीक है। बहुसांस्कृतिकता का लक्ष्य जो है वो अप्रवासी लोग जो हैं, जो दूसरे देशों में जाके बस रहे हैं, या जो समाज में अल्पसंख्यक हैं, जो अपने देश के लोग हैं, है ना, अगर वो जनजातीय समाज से हैं या उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वे सर्वाइव करना अपने आप को मुश्किल समझ रहे हैं, तो इन सबको जो है संरक्षण देना बहुसंस्कृतिकता का क्या है, एक लक्ष्य बना दिया गया है। फिर बहुसंस्कृतिवाद का समावेशन बलपूर्वक करने के बजाय एकीकरण के लिए बेहतर दृष्टिकोण हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करना है आपको, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीखते हुए चलना है। अब देखिए बहुसंस्कृतिवाद को अपनाने वाला पहला पश्चिमी देश कनाडा है। ये हम एक बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसी पीपीटी में। तो कनाडा ने क्या किया, 1988 में बहुसंस्कृतिवाद को एक अधिनियम के रूप में अपनाया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बहुसंस्कृतिवाद को अपना लिया। अगर बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो पहला देश कौन सा था, दूसरा देश कौन सा था, इस तरीके से मैचिंग के लिए दे देगा, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं देगा, ठीक है। अधिकारों के
लिए बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का समर्थन करने वालों विचारकों में प्रमुख विचारक विल किमलिका हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकारों को सांस्कृतिक समुदायों के अधिकारों के 3 सेट को पहचानना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। 3 सेट कौन कौन से हैं ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए 3 सेट में कह रहे हैं कि स्वशासन का अधिकार होना चाहिए अल्पसंख्यक वर्गों को, दूसरा बहुजातीयता का अधिकार होना चाहिए, तीसरा जो है विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार होना चाहिए। किसको? ये सारी बातें किसके लिए हो रही है? ये सारी बातें हो रही हैं अल्पसंख्यक समुदायों के लिए। देखिए इसमें पहले पॉइंट में, यदि एक जातीय समुदाय एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित है तो इसे अपनाया जाना चाहिए। इसे क्या कह रहे हैं? इसे स्वशासन का अधिकार के अंतर्गत बोला है, ठीक है। दूसरा है बहुजातीय अधिकार, सांस्कृतिक अधिकारों को क्या करना है? मान्यता देना, यानी जितने भी संस्कृतियां हैं समाज में उन सभी संस्कृतियों को क्या करना है? अधिकार देना है, उन सभी संस्कृतियों को मान्यता देना है। ऐसा जो है वो सरकारों को करना चाहिए, ठीक है। सरकारों को उन्होंने बिल किमलिका ने सुझाव दिया है कि सरकार को क्या करना चाहिए? 3 आधारों पर बहुसंस्कृतियों को पहचान करके उनके अधिकारों को संरक्षण देना चाहिए। फिर तीसरा है विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार। इन्होंने बताया कि असेंबली में विशेष प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए। किसको? अल्पसंख्यक वर्गों को, या फिर जो बहुसंस्कृतिवादी जो संस्कृतियां अलग अलग समाज में हैं उन हर संस्कृतियों को विशेष प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बहुसंख्यक लोग हैं उन्हीं को ही असेंबली में मौका मिल रहा है, उन्हीं को जो है संसद भवन में पार्लियामेंट में मौका मिल रहा है और संस्कृतियों को मौका नहीं मिला। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सारे समुदाय को, सारी संस्कृतियों को मौका मिलना चाहिए। तो इन्होंने 3 अधिकार जो बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला स्वशासन का अधिकार, दूसरा बहुजातीय अधिकार, तीसरा विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार। ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। DSSB PGT के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आप लोग क्या करना, इन सबको अच्छे से क्लियर कर लेना देख के, ठीक है। अब देखते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद जो है, ये बहुसंस्कृतिक सिद्धांत जो है जिन पर बहुसंस्कृतिवाद आधारित है। देखिए पहला है अधिकारों का रूढ़िवादी सिद्धांत। जो बहुसंस्कृतिवाद आधारित है वो किस किस सिद्धांतों पर आधारित है? तो वो आधारित है जो है अधिकारों का रूढ़िवादी सिद्धांत पर। इसके अनुसार अधिकार संस्कृति से प्राप्त नहीं होते, इनके अनुसार अधिकार संस्कृति से प्राप्त होते हैं, संस्कृति से स्वतंत्र अधिकार नहीं होते, ठीक है। यानी कि बहुसंस्कृतिवादियों का मानना है कि अधिकार जो मिलते हैं वो हर व्यक्ति को संस्कृति से मिलते हैं, अपनी संस्कृति से मिलते हैं, ठीक है। यानी मुस्लिम संस्कृति जो है उनको अधिकार कहाँ से मिला है? मुस्लिमों को जो अधिकार मिले हैं, जो कुरान है उनके सब कहाँ है? मुस्लिम संस्कृति से निकले हुए हैं। जो हिंदुओं के अधिकार हैं वो कहाँ से निकले हैं? हिंदू की संस्कृति से निकले हैं। जो ईसाइयत की कल्चर है उसमें से अधिकार ईसाइयत के निकले हुए हैं। तो ऐसे करके सारे अधिकार कहाँ से निकलते हैं? जिसकी जो संस्कृतियां होती हैं वहीं से सारे अधिकार वो निकल रहे हैं, ठीक है। फिर सामुदायिक विचार पर जो है बहुसंस्कृतिवाद का आधार टिका हुआ है। किस पर टिका हुआ है? एक तो अधिकारों को रूढ़िवादी सिद्धांत पर टिका हुआ है, दूसरा टिका हुआ है सामुदायिक विचार के आधार पर। इसमें क्या होता है? इसमें कह रहे हैं कि दिमाग कभी टेबुला रासा यानी खाली स्लेट की तरह नहीं होता है। सही और गलत की हमारी धारणा हमेशा हमारे समुदाय के द्वारा आकार दी जाती है, कभी भी कोई मूल स्थिति नहीं हो सकती। देखिए समुदायवादी जो विचार है ये कह रहे हैं कि जो बहुसंस्कृतिवाद जो आधारित है वो समुदायवाद पर भी आधारित है, वो रूढ़िवाद पर भी आधारित है और वो प्राच्यवाद पर भी आधारित है। तो इसमें समुदाय विचार जो कह रहा है कि हमारा दिमाग कभी भी जो है वो कोरी स्लेट की तरह या प्लेन पेपर की तरह नहीं होता, ठीक है। क्योंकि सही और गलत की हमारी धारणा हमेशा कौन निर्धारित करता है? हमारा समुदाय निर्धारित करता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम जिस संस्कृति से जुड़े हुए हैं वही संस्कृति हमें ये बताती है कि हमने क्या सही किया है क्या गलत किया है, ठीक है। तो कभी भी कोई मूल स्थिति नहीं होती, बल्कि मूल स्थिति का निर्धारण कौन करता है? समुदाय करता है, हमारी संस्कृतियां करती हैं। फिर लॉक ने माना है कि जन्म के समय मन जो होता है, दिमाग जो होता है हमारा, वो कोरी स्लेट की तरह होता है। कैसा होता है? खाली स्लेट की तरह होता है। वही रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए मूल स्थिति की परिकल्पना का सहारा लिया है। समुदायवादी इन दोनों ही विचारों का विरोध करते हैं। देखिए समुदायवादी क्या कर रहे हैं? एक तो लॉक के विचारों का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। जो लॉक ने क्या बोला? मनुष्य का दिमाग कोरी स्लेट की तरह होता है, ठीक है।
तो इसका विरोध कर दिया सामुदायिक विचारों ने, जो बहुसंस्कृतिवाद ने बोला। फिर दूसरी तरफ रॉल्स ने अज्ञानता या मूल स्थिति की कल्पना की है, उसका भी विरोध कर दिया बहुसंस्कृतिवादियों ने। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए बहुसंस्कृतिवादियों ने किसका किसका विरोध किया है। एक तो इन्होंने विरोध किया है लॉक का। लॉक ने जो बोला कि व्यक्ति का दिमाग कैसा होता है, व्यक्ति कोरी स्लेट की तरह होता है। कैसा होता है? कोरी स्लेट की तरह। एक तो बहुसंस्कृतिवादी ने इसका विरोध कर दिया। दूसरा इन्होंने विरोध कर दिया कि जो रॉल्स ने अपने न्याय को स्थापित करने के लिए मूल स्थिति की संकल्पना की है। ठीक है, मूल स्थिति की या ओरिजिनल पोजीशन का जो सहारा लिया है, उसका भी इन्होंने क्या कर दिया है, बहुसंस्कृतिवादियों ने विरोध कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि बहुसंस्कृतिवादियों का मानना है कि कोई भी अधिकार है ना, कोई भी अधिकार जो है वो हमारा कौन निर्धारित करता है? हमारा समाज निर्धारित करता है कि अधिकार कैसे होंगे, हमारी संस्कृति निर्धारित करती है। फिर दूसरी तरफ बहुसंस्कृतिवादियों ने बोला कि कोई भी मूल स्थिति नहीं होती। ठीक है, कोई भी अधिकार जो है मूल स्थिति में नहीं होता, बल्कि सभी अधिकारों को निर्धारित कौन करता है? हमारा समाज करता है। हम पहले से ये मान के नहीं बैठ सकते कि कोई भी अधिकार जो है मूल स्थिति में बना हुआ था। नहीं, कोई भी अधिकार तब बना जब हमारी संस्कृति ने उसको क्या दिया? मान्यता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से लॉक के विचारों को और रॉल्स के विचारों को बहुसंस्कृतिवादियों ने क्या कर दिया? एक्सेप्ट नहीं किया। फिर प्राच्यवाद क्या कहता है? प्राच्यवादियों का मानना है कि पश्चिमी देशों ने गैर पश्चिमी देशों को समान समाजों को समझने में न्याय नहीं किया। ठीक है, तो प्राच्यवाद कह रहे हैं कि जो पश्चिम के देश हैं, है ना, उन्होंने गैर पश्चिमी जो देश हैं उनको प्रॉपर तरीके से समान नहीं समझा है, और समान नहीं समझने की वजह से इन्होंने प्रॉपर तरीके से न्याय नहीं किया है। प्राच्यवाद के जो थिंकर्स आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एडवर्ड सईद, इनमें मौजूद समस्या को वह पहचान लेते हैं। जब औपनिवेशिक लोगों ने जीवन के गैर पश्चिमी तरीकों को समझाने की कोशिश की तो उनके पास मार्गदर्शन करने के लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं था। उन्होंने हमारे संसाधनों को उनकी अपनी पश्चिमी मूल्य प्रणाली से मूल्यांकित किया और अधिकांश समय गलत व्याख्या की गई। एडवर्ड सईद क्या बोल रहे हैं? एडवर्ड सईद बोल रहे हैं कि जब पश्चिमी लोगों ने, ठीक है, जब औपनिवेशिक लोगों ने जो हमारे देशों को गुलाम बनाया, वे लोग जब हमारे देशों का मूल्यांकन कर रहे थे, हमारे देशों की संस्कृति को समझने का कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने हमारे मूल्यों को अपने पश्चिमी मूल्यों के आधार पर तुलना की, जो कि क्या था, जो कि अधिकतर समय पे ये बातें गलत निकली, क्योंकि पश्चिम के मूल्य पहले से अलग थे और एशियाई मूल्य पहले से अलग थे। ठीक है, तो उन्होंने जो हमारे ऊपर उपनिवेश किया, जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, उन लोगों ने हमारे मूल्यों की जो तुलना की, हमारे मूल्यों का जो मूल्यांकन किया कि पूरब के देशों का मूल्य कैसा है, एशिया के मूल्य कैसे हैं, तो उन्होंने जो कंपेयर किया, जो सहारा लिया, जो पैरामीटर का प्रयोग किया, उन्होंने क्या पैरामीटर का प्रयोग किया? उन्होंने पश्चिमी देशों के मूल्यों को पैरामीटर के रूप में प्रयोग किया और बताया कि जो पश्चिमी मूल्य हैं वो पूर्वी मूल्यों से कैसे अलग हैं। ठीक है, और इसी तुलना में क्या होती है, इसी तुलना को करते समय जो पश्चिमी मूल्य था, है ना, और पश्चिमी मूल्य जो तुलना कर रहा था, इसी समय में क्या होता है कि पश्चिमी मूल्य जब तुलना करते टाइम एक बात ये सामने निकल के आई कि ये जो तुलना करके बार बार रिजल्ट निकाल रहे थे, ये हर बार क्या हो रहा था? गलत रिजल्ट आ रहा था। क्यों गलत रिजल्ट आ रहा था? ऐसा इसलिए था क्योंकि पश्चिम के मूल्य अलग हैं और पूरब के मूल्य अलग हैं। अब देखिए, ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि किन किन सिद्धांतों पर बहुसंस्कृतिवाद टिका हुआ है। तो पहला जो टिका हुआ है रूढ़िवादी सिद्धांत पर, दूसरा जो टिका है समुदायवादी विचारों पर टिका हुआ है, तीसरा जो है प्राच्यवाद पर टिका हुआ है। फिर अब हम देखते हैं समुदायवादी विचारकों ने भी मानवाधिकार को लेकर अपने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। ठीक है, अपना इन्होंने मत व्यक्त किया है। समुदायवादियों ने मानवाधिकार को क्या माना है? फिर समुदायवादी विचारक व्यक्तिवादी अधिकारों के आलोचक हैं। अब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जितने भी समुदायवादी विचारक हैं, ठीक है, चाहे एक नहीं, जितने भी समुदायवादी विचारक हैं, सब ने क्या किया है? व्यक्तिवाद की आलोचना की है, उदारवाद की आलोचना की है। ध्यान रखना, ये नेट में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि समुदायवादियों ने क्या किया है? व्यक्तिवादियों की आलोचना की है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही यहाँ पे,
तो आप मेरा पहला वीडियो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो सब में देखिए, वहाँ पे आपको चीज़ें समझने को मिलेगी। मैंने वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को समझा दिया है, जिसमें माइकल सैंडल अपनी पुस्तक लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 में रॉल्स के सार्वभौमिक अधिकारों की मान्यता का क्या करते हैं, ये खंडन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रॉल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे रोल लिख उठा है। ठीक है, तो व्यक्तिवादी जितने विचारक हैं, ठीक है, जितने भी व्यक्तिवादी विचारक हैं, उनकी आलोचना जो है वो समुदायवादी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि व्यक्तिवादियों ने माना कि जितने भी अधिकार होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, जबकि वहीं पे दूसरी तरफ समुदायवादियों ने कहा कि अधिकार सार्वभौमिक नहीं होते, बल्कि अधिकार क्या होते हैं, अधिकार हर समुदाय के, हर संस्कृतियों के अलग अलग होते हैं। फिर माइकल सैंडल के अनुसार व्यक्ति के अधिकारों की कल्पना समाज से पृथक रूप में नहीं की जा सकती। ठीक है, क्योंकि माइकल सैंडल कह रहा है कि व्यक्ति को जो अधिकार मिलता है वो समाज से ही मिलता है, समुदाय से मिलता है, समुदाय के बाहर उसे कोई अधिकार नहीं है। जबकि उदारवादी विचारक, व्यक्तिवादी विचारक क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति को जो अधिकार मिला है, ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से मिले हैं, व्यक्ति स्वतंत्र हैं, इसमें राज्य का कोई योगदान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ माइकल वॉल्जर अपनी पुस्तक स्फीयर्स ऑफ जस्टिस में कहते हैं कि अधिकारों की सार्वभौमिक मान्यता त्रुटिपूर्ण है। क्यों त्रुटिपूर्ण है? क्योंकि अधिकारों की कल्पना समाज के परिप्रेक्ष्य में ही संभव है एवं प्रत्येक समाज में वस्तुओं का समान महत्व नहीं होता है। ठीक है, माइकल वॉल्जर ने भी ये बोल दिया कि जो अधिकार होते हैं, ठीक है, अधिकार जो हैं वो क्या है, वो हर समाज में अलग अलग उनका अपना महत्व होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी अधिकार जो है वो समुदायवादियों के अनुसार सार्वभौमिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर समाज की कल्पना, हर समाज का अपना महत्व होता है, हर समाज के अपने अधिकार होते हैं। ठीक है, माइकल वॉल्जर ने अपनी पुस्तक स्फीयर्स ऑफ जस्टिस में ऐसी बात कही। फिर नारीवादियों के द्वारा मानवाधिकारों की क्यों आलोचना की जाती है? इन्होंने भी क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किन किन सिद्धांतकारों ने मानवाधिकारों का उल्लंघन, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का खंडन किया है? तो नारीवादियों ने किया है, समुदायवादियों ने किया है ना, तो बहुसंस्कृतिवादियों ने किया है। ऐसे करके आपको ऑप्शन आएगा, तो आपको इन सब चीज़ों को समझ के करना है अपने आप से। तो आप जब नोट्स बनाते जाओगे प्रॉपर तरीके से, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिर नारीवादी थिंकर जो है सुसान मोलर ओकिन ने अपनी पुस्तक, जो इनकी फेमस बुक है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, ठीक है, कौन सी बुक है इनकी? जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, 1989, ये ईयर भी याद रखना। इसमें कहा कि समाज की पूरी संरचना जो है वो लैंगिक संबंधों पर आधारित है। ठीक है, समाज की जो पूरी संरचना है वो लैंगिक संबंधों पर आधारित है। समाज में महिलाएं जो हैं वो शोषित हैं, इसलिए समाज में महिलाएं शोषित हैं, इसलिए महिलाओं के अधिकारों की कल्पना पुरुषवादी अधिकारों के दृष्टिकोण से संभव नहीं है। सुसान मोलर ओकिन कह रही कि समाज में इन्होंने अपनी पुस्तक में जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली में बोला कि जो समाज की पूरी कल्पना है, पूरी संरचना है, वो लैंगिक संबंधों पर आधारित है। ठीक है, और समाज में जो महिलाएं हैं वो कैसी हैं, उनकी स्थिति जो है वो शोषणपूर्ण है। उनकी स्थिति कैसी है? शोषणपूर्ण है। इसीलिए महिलाओं के अधिकारों की कल्पना जो है पुरुषवादी अधिकारों की कल्पना से संभव नहीं हो सकती, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों को तय कौन कर रहा है? पुरुष कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे सामने क्वेश्चन ये उठता है, क्या मानवाधिकार जो है सार्वभौमिक है या सापेक्ष है? ठीक है, सार्वभौमिक है या सापेक्ष है? सार्वभौमिक का मतलब होता है निरपेक्ष कह सकते हैं, या फिर ये सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब अलग अलग समुदाय के अकॉर्डिंग अलग अलग परिस्थितियों में ये अधिकारों का बदलना स्वाभाविक है। अफ्रीकी देशों के द्वारा वर्ष 1981 में मानवाधिकारों के लिए एक घोषणा पत्र बंजुल चार्टर जारी किया गया। इस मानवाधिकार के संदर्भ में सार्वभौमिकता बनाम सापेक्षवाद को लेकर के प्रश्न उठा। ठीक है, मैंने पहले पढ़ा चुका हूं, अभी इसी वीडियो में ही मैंने फर्स्ट या दूसरे पेजेस में पढ़ाया कि जो अफ्रीकी देशों ने मानवाधिकारों की घोषणा पत्र को उतना महत्व नहीं दिया जितना उन्होंने बंजुल चार्टर को उन्होंने क्या किया? एक्सेप्ट किया। उन्होंने बताया कि अफ्रीकियों के मानवाधिकार क्या हैं। अफ्रीका के लोगों ने बोला अफ्रीकी देशों के मानवाधिकार अलग हैं, पश्चिमी देशों के मानवाधिकार अलग हैं, एशियाई मूल्यों के मानवाधिकार अलग हैं। फिर 1980 के दशक में अफ्रीकी महाद्वीप के लोगों ने बंजुल चार्टर को स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप में प्रतिपादित किया कि अफ्रीकियों की मानवाधिकार गैर अफ्रीकियों के मानवाधिकार से क्या है? भिन्न है, क्योंकि अफ्रीका की सामाजिक और सांस्कृतिक क्या है? विशिष्ट है। फिर म्यांमार के प्रधानमंत्री किशोर मधुबनी, ये देखिए ये वाला पॉइंट जो है वो दोबारा से आ गया है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, यही होता है ना कि अकेले पीपीटी बनाने में थोड़ा सा
प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि उसको रीअरेंज करना, फिर पढ़ना पीपीटी को, क्या सही है क्या गलत है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा पढ़ लिए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जब आपको ये पीपीटी प्रोवाइड कराऊंगा तो आप ये सारी चीज़ें जो दोबारा से ऐड है उनको हटा दूंगा मैं। फिर म्यांमार के प्रधानमंत्री जो हैं किशोर मधुबनी जी हैं सॉरी, किशोर मधुबनी ने मानवाधिकारों को देश काल व परिस्थिति के अनुकूल माना है, सार्वभौमिक नहीं माना। इन्होंने भी बोल दिया कि किशोर मधुबनी जी ने बोला कि जो मानवाधिकार होते हैं वो अलग अलग समाज के अलग अलग स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, सार्वभौमिक नहीं होता है। ठीक है। फिर सैद्धांतिक रूप में अगर देखा जाए तो मानवाधिकार सार्वभौमिक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है, लेकिन इसका व्यवहारिक प्रयोग करते समय सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषता का भी ध्यान रखना होगा। ये वाला पॉइंट भी हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे बहुसंस्कृतिवाद का टॉपिक हमारा चल रहा है। तो बहुसंस्कृतिवाद जो है, अब देखिए बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दिया था, हमारे टॉपिक चल रहा है बहुसंस्कृतिवाद। ठीक है, अब बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना हम देखेंगे। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स कि बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना जो है वो ऊपर वाले पॉइंट्स में होना चाहिए था, और यहाँ पे हमने पीपीटी का स्लाइड्स ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, बट कोई नहीं, अरेंज कर लेंगे बाद में। ठीक है, बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना देखेंगे। अमर्त्य सेन को बहुसंस्कृतिवाद बहुसंख्यक समाजों के लिए अनुकूल नहीं लगता है। ठीक है, अमर्त्य सेन एक बहुत बड़े थिंकर्स हैं। इन्होंने बोला कि बहुसंस्कृतिवाद जो है अल्पसंख्यक समाजों के लिए अनुकूल नहीं है। बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण अपनाने से समाज क्या होगा, विखंडित ही बने रहते हैं और संघर्षरत एवं कट्टरपंथ के लिए आधार प्रदान करते हैं। चरमपंथ और बाद में सभ्यताओं के संघर्ष को आधार प्रदान करते हैं। तो अमर्त्य सेन जो है बेसिकली बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना करते हैं। इनकी बुक का नाम है आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक है, आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की बुक है। इन्होंने बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना इसलिए की क्योंकि ये जो है ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज अगर है समाज में, तो उसके लिए क्या है, ये उपयुक्त नहीं है, बल्कि अलग अलग समाज को क्या कर रहा है, ये बहुसंस्कृतिवाद क्या करता है, समाज को विखंडित करने का काम करता है। बहुसंस्कृतिवाद जो है वो समाज में संघर्ष को पैदा करता है, समाज में कट्टरता लाता है। ठीक है, और ये बाद में फिर सभ्यताओं के संघर्ष के रूप में ये आगे चल के जन्म लेता है। फिर अगली जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं सुसान मोलर ओकिन ने भी इनकी रचना है, क्या बहुसंस्कृतिवाद महिलाओं के लिए बुरा है ना। तो इनका जो फेमस इंग्लिश में पूछता है वो, इज मल्टीकल्चरलिज्म बैड फॉर वीमेन। ठीक है, यहाँ से पूछता है, हिंदी में नहीं पूछता, ध्यान रखना, हिंदी में बुक का नाम नहीं पूछता। तो ये बुक जो पूछेगा यहाँ से पूछेगा इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, इंग्लिश चाहे हो चाहे हिंदी हो, दोनों आप ध्यान में रखना। इज मल्टीकल्चरलिज्म बैड फॉर वीमेन। इसमें इन्होंने बताया कि अधिकांश समाजों और सांस्कृतिक परंपराओं में मौजूद होने पर उन्हें महिलाओं के शोषण के लिए वैधता मिल जाती है। इसीलिए सभी समाजों और संस्कृतियों को महिलाओं के लिए उपलब्ध होने के लिए कुछ न्यूनतम सार्वभौमिक मानदंड बनाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी, जैसे अधिकांश समाज होता है, उन अधिकांश संस्कृतियां होती हैं और परंपराएं होते हैं, इन सब में महिलाओं की स्थिति क्या है, इन सब में महिलाओं को शामिल करने से क्या हो जाता है कि उस समाज को शोषण करने की एक वैधता मिल जाती है। इसीलिए कह रहे हैं कि सभी समाजों और संस्कृतियों को महिलाओं के लिए उपलब्ध होने के लिए कुछ न्यूनतम मानदंड बनाना चाहिए। यानी कि अगर किसी भी महिला को किसी भी समाज में शामिल करना है, किसी भी संस्कृति में शामिल करना है, तो सुसान मोलर ओकिन कह रही हैं कि उनके लिए, हर महिलाओं के लिए एक न्यूनतम मानदंड बना दो जो क्या हो, सार्वभौमिक हो, जो पूरे विश्व में लागू होता हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, आप इन सब का नोट्स बना लेना। इंपॉर्टेंट क्या ज्यादा है, इनकी बुक का नाम इज मल्टीकल्चरलिज्म बैड फॉर वीमेन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये वाले स्टेटमेंट नहीं पूछता, ये वाले स्टेटमेंट जो है वो समझाने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया था। ठीक है, आप अगर आपको थोड़ा सा इसमें, यहाँ पे मैंने इस पीपीटी को क्या कर दिया था, बहुसंस्कृतिवाद हमने यहाँ पढ़ाया था, और बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना यहाँ पे हमें जोड़ना था, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे जोड़ना था। ठीक है, हमें यहाँ पे बहुसंस्कृतिवाद जोड़ना था, और यहाँ पे मानवाधिकार, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये वाला पॉइंट। ठीक है, मानवाधिकार जो पॉइंट था हमारा,
मानवाधिकार पे जोड़ना था, यहाँ पे मानवाधिकार वाला पॉइंट, इस यहाँ पे बहुसंस्कृति बात की जगह मानवाधिकार जोड़ के फिर पढ़ाना था। चलिए कोई नहीं, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड वीडियो जो है वो समाप्त होता है और अधिकार का यूनिट हमारा क्लियर हो गया है। अब हम जो यूनिट पढ़ेंगे वो लोकतंत्र पे पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी पे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल को प्लीज़ आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और उन लोगों के पास शेयर कर दें जो स्टूडेंट्स नेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, DT+B की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। द पॉलिटिकल फिलोसोफर मेरे चैनल का नाम है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।